हेलो गाइस। तो आज हम जिस सबक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। स्ट्रगल के मायने हैं जद्दोजहद यानी कि कोशिश करना, एजुकेशन यानी तालीम, तालीम के लिए जद्दोजहद करना। इस सबक में एक शख्स की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी आप बीती। एक शख्स अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इस चैप्टर को लिखने वाले शख्स का नाम है बुकर टी वॉशिंगटन। टी से मुराद टालियोफेरो है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में टी लिखा गया है। इस सबक में बुकर टी वॉशिंगटन अपनी आप बीती लिख रहे हैं कि इन्होंने तालीम के लिए क्या जद्दोजहद की। बुकर टी वॉशिंगटन 1856 को पैदा हुए और 1915 में इनकी वफ़ात हो गई। ये डिप्लोमेट थे यानी कि सियासत से थे और यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइज़र भी थे। नसीहत करने वाला एडवाइज़र मतलब। इनका ताल्लुक था एक ब्लैक अमेरिकन से। तो पुराने दौर में अमेरिका में रेसिज्म, नस्ल परस्ती का ज़माना था। ब्लैक और वाइट अमेरिका के दरमियान बहुत ज़्यादा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेंट, इम्तियाजियत का दौर था। तो इस वक्त ब्लैक अमेरिकन को ग़ुलामी में रखा जाता था और ब्लैक और वाइट के लिए हर चीज़ को अलग अलग कर दिया जाता था। मतलब ब्लैक और वाइट अमेरिकन बिल्कुल अलग अलग थे और ब्लैक अमेरिकन को बहुत ज़्यादा मतलब इम्तियाजियत हासिल नहीं थी। फिर प्रोटेस्ट हुआ और दीगर चीज़ हुई और अब वहाँ रेसिज्म का दौर ख़त्म हो गया है। और फिर हमारे इस्लाम ने भी तो यही दावत दी है कि नाइदर अ वाइट मैन इज़ बेटर देन नॉर अ ब्लैक मैन, यानी किसी गोरे को काले पर और किसी काले को किसी भी गोरे पर किसी भी किस्म की फ़ौक़ियत या इम्तियाजियत हासिल नहीं है। और इसका मतलब ये है कि किसी आका को किसी गुलाम पर, किसी गुलाम को किसी आका पर किसी भी किस्म की कोई भी फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। ना कि यहाँ कलर कॉम्प्लेक्शन की बात की जा रही है। इस तरह इस कहानी में, सबक में बुकर टी वॉशिंगटन की कहानी है जिसने तालीम के लिए जद्दोजहद की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सबक। एक दिन जब मैं काम कर रहा था कोयले की कान में, तो मैंने दो माइनर्स यानी खुदाई करने वाले को बात करते सुना एक बड़े स्कूल के बारे में जो कलर्ड पीपल यानी काले लोगों के लिए था। वर्जीनिया के किसी जगह पर वो स्कूल था। पहली बार था जब मैंने सुना था किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में जो कि प्रिटेंटियस यानी बनावटी था, यानी शानदार था इस काले बच्चे वाले स्कूल से जो हमारे टाउन यानी कस्बे में था। तो इसने पहली बार सुना कि काले बच्चों के लिए भी एक अजीम स्कूल है वर्जीनिया के स्टेट के अंदर। मैंने सुना एक शख्स कह रहा था मेरे रेस यानी नस्ल के लिए इस स्कूल को कायम किया है, लेकिन वहाँ हम गरीबों के लिए अपॉर्चुनिटीज़, मौके भी फराम किए जाते हैं और वर्दी स्टूडेंट यानी काबिल तालीब इल्म वो सारा दिन वहाँ काम कर सकते हैं और या फिर वो पार्ट टाइम वहाँ कोई जॉब कर सकते हैं और इसके साथ कुछ कारोबार और सनत के बारे में भी उन्हें तालीम दिया जाता है। यानी कि ब्लैक मैन जो थे ना, उन लोगों के लिए कोई स्कूल वर्जीनिया के स्टेट में बना हुआ था जो कि क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये मेल्डन में रहता था ये बुकर टी वॉशिंगटन। वहाँ पे जो काले बच्चे के लिए स्कूल था वो इतना शानदार नहीं था जो स्टेट ऑफ वर्जीनिया के अंदर था। यानी कि बुकर टी वॉशिंगटन अपने बारे में इसमें बता रहे हैं कि उन्होंने दो माइनर्स यानी कि खुदाई करने वालों से ये बात सुनी थी। अब जिस कोयले की कान में वो काम करता था वो कह रहा है मैंने सोच लिया उसी वक्त कि मैं जाऊंगा इस स्कूल, अगरचे कि मुझे मालूम नहीं था कि वो स्कूल कहाँ पर है, कितने मील दूर था और कैसे मैं वहां पहुंचूंगा। मुझे मालूम है कि मेरे अंदर आग लगी थी, लगातार एक आग लगी थी इस एक मकसद के साथ, और वो आग क्या थी कि मुझे हैम्पटन जाना है। वर्जीनिया एक स्टेट है। अमेरिका में स्टेट्स होते हैं जैसे कि पाकिस्तान में प्रोविंस होते हैं। वर्जीनिया का एक शहर है हैम्पटन, इसी सिटी में ये स्कूल मौजूद है। जब मैं यहाँ काम कर रहा था तो मैंने सुना एक वैकेंट स्पेस यानी खाली जगह के बारे में जनरल लेविस रफनर के घर में, जो कि ओनर थी एक सॉल्ट फर्नेस यानी नमक की भट्टी और कोल माइन यानी कोयले की कान की मालिक थी। माँ ने इस खाली जगह में अप्लाई कर दिया क्योंकि वहाँ पर नौकरी की ज़रूरत थी। मुझे $5 पर मंथ पर हायर किया गया था। मैंने जल्द ही सीख लिया सबसे पहले कि वो चाहती है हर चीज़ उनके घर में साफ़ सुथरी रहे और वो चाहती थी कि चीज़ों को
किया जाए प्रॉम्प्टली, बाकायदगी से और सिस्टमेटिकली, मुनसिफ अंदाज में। और इसके अलावा वो चाहती थी एब्सोल्यूट ऑनेस्ट यानी पूरी ईमानदारी, और फ्रैंकनेस यानी दोस्ती चाहती थी कि हर बात उसे बताया जाए, किसी भी चीज़ में स्लिप शॉट यानी लापरवाही ना बरती जाए। हर दरवाजे को, हर फेंस यानी बाड़ को, इसको सही हालत में मुरम्मत करके रखना है। जो असबाक मैंने लेविस रफनर के घर में हासिल किए सीखे, ये इतना ही वैल्यूएबल था जो मैंने तालीम कहीं और से हासिल किए थे। 1872 का फॉल यानी खिज़ा का मौसम था। ब्रिटिश में ऑटम को पतझड़ खिज़ा का मौसम कहते हैं, वहीं अमेरिकन फॉल कहते हैं इसी को। वो जो थोड़े से पैसे मेरे पास थे जो मैंने कमाया था, इसको खर्च कर दिया मेरे सौतेले बाप ने, और मेरे ख़ानदान घर के दूसरे लोगों ने उसे खर्च कर दिया। सिवाय इसके कुछ डॉलर मेरे पास बच गए थे और बहुत कम मेरे पास कपड़े ख़रीदने के लिए पैसे थे, और मैं अपने सफ़र के खर्चे उठा सकूं इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। और आखिरकार वो अजीम दिन आ गया जब मैं हैम्पटन के लिए रवाना हुआ। जिस मेल्डन सिटी में ये रहते थे, तो मेल्डन से लेकर हैम्पटन तक का फासला 500 माइल था। मुझे घर से निकले अभी कुछ ही देर हुआ था कि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किराया दे सकूं। फेयर यानी किराया। हैम्पटन जाने के लिए मेरे पास किराया भी नहीं था। पैदल चल बैगिंग राइड्स मतलब सवारी मांग कर बैगन से, गाड़ी से वर्जीनिया के एक शहर रिचमंड पहुंच गया, जो कि 82 माइल्स के फासले पर था हैम्पटन से। मतलब रिचमंड पहुंचा है, अभी वो मेल्डन से रिचमंड पहुंचा है। अब रिचमंड से जो हैम्पटन तक का फासला है वो 82 माइल है, 82 माइल्स। इस छोटे छोटे बातों को नोट्स रखा करिए, क्योंकि यही आपके क्या बोलते हैं इम्तिहान में आ रहे होते हैं कि 500 माइल क्या कितना दूर था। मेल्डन से हैम्पटन 500 माइल दूर था, और रिचमंड जब वो पहुंच गया तो रिचमंड से हैम्पटन कितना दूर है, 82 माइल दूर है। तो मेल्डन सिटी को बताया जा रहा है, और वर्जीनिया क्या है, एक स्टेट है, यानी कि जहाँ पे वो लोग रहते थे उसका रियासत था, अमेरिका का एक रियासत था ये। आगे पढ़ते हैं कि जब मैं वहाँ रिचमंड पहुँचा था तो मैं थका हुआ था, गंदा भी था, और काफ़ी देर रात हो चुकी थी जब मैं वहाँ पहुँचा था। मैं कभी इतने बड़े शहर में नहीं गया था, और इससे मेरे मिज़री यानी मुसीबत में इजाफ़ा हो गया था। जब मैं रिचमंड पहुंचा मेरे पास कोई पैसा नहीं था, सारे पैसे मेरे खर्च हो चुके थे। एक्वेंटेंस यानी जान पहचान, मेरे कोई भी जान पहचान नहीं था इस जगह पर, और मुझे शहर के रास्ते भी नहीं देखे हुए थे, और मुझे पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। और इस वक्त जब मैं पहुंचा, फ़िज़िकल एग्जॉशन, जब मुझे जहनी तनाव पहुंचा, और जब मैं पूरी तरह थक गया, जिस गली में चौड़ा पासर पात यानी गुज़रगाह के चलने के लिए वो काफ़ी हद तक एलिवेटेड यानी ऊंची थी, वहाँ मैंने कुछ मिनट इंतज़ार किया, और मैंने देखा वहाँ से कोई गुज़रने वाला नहीं है, और मुझे कोई गुज़रने वाला वहाँ से देख नहीं रहा था। तो मैं वहाँ साइड वॉक की तरफ गया, और मैं लेट गया ज़मीन पर रात गुजारने के लिए, और सैचल यानी बस्ता और इसका जो कपड़े से भरा बस्ता था उसे वो तकिया बनाकर वहीं पर लेट गया। लगभग सारी रात ट्रैम्प ऑफ फीट यानी कदमों की चाप मुझे सुनाई देती रही मेरे सर के ऊपर, क्योंकि वो साइड वॉक के अंदर सोया हुआ था तो लोग इसके ऊपर चल रहे थे, तो कदमों की चाप उसके सर में सुनाई दे रही थी। अगली सुबह मैंने नोटिस किया कि मैं किसी बड़े कश्ती के करीब था, और मैं फ़ौरन से उस वैसल यानी जहाज़ के पास पहुंचा, और मैंने इसके कैप्टन यानी कप्तान से पूछा, इजाज़त ली कि मैं इस जहाज़ के सामान को खाली कर दूं, ताकि इस अनलोडिंग के काम से मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाए, ताकि मैं इस पैसे से मैं खाना खा सकूं। जो कप्तान था वो गोरा आदमी, वाइट मैन यानी गोरा अंग्रेज़ था, वो जो कि लग रहा था काइंड हार्टेड यानी रहमदिल, कंसेंटेड, उस गोरे ने हामी भर ली। मैं काफ़ी देर तक काम करता रहा ताकि मैं नाश्ता ले सकूं, नाश्ते के लिए पैसा जमा कर सकूं, और मुझे लगता है जैसे आज तक याद है मुझे कि ये सबसे बेहतरीन नाश्ता था जो कि मैंने आज तक किया था। मेरे काम ने इस कप्तान को इतना खुश कर दिया कि उसने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो कुछ मिक़दार में इसे पैसे मिल जाएंगे, मैं इस काम को जारी रख सकता हूँ। मैं ये काम करने के लिए बहुत ग्लैड यानी खुश था। मैंने
सोना जारी किया उस साइड वॉक पर जिसने मुझे पनाह दी थी मेरे पहली रात में जब मैं रिचमॉन्ड में आया था। काफ़ी सालों के बाद इसके जो रिचमॉन्ड के कलर्ड सिटीज़न थे, इन्होंने बहुत मेहरबानी से टेंडर्ड यानी कि मुझे किसी रिसेप्शन में रुखसत किया जो इस जगह से दूर नहीं था जहां पर मैं अपनी पहली रात सोया था जब मैं इस रिचमॉन्ड सिटी में आया था। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस पानी के जहाज़ के कप्तान का इसकी मेहरबानी के लिए। और मैं फिर से शुरू करता हूं बिना किसी गैर मामूली वाक़ये के मैं हैम्पटन पहुंच गया जहां पर स्कूल था। सरप्लस यानी वो 50 सेंट्स के इजाफी रकम के साथ वो हैम्पटन पहुंचा जिसके साथ मैंने अपनी तालीम शुरू की। मैंने प्रेजेंटेड यानी पेश कर दिया ख़ुद को स्कूल के हेड टीचर के सामने कि वो मुझे कोई क्लास असाइन कर दे कि किस क्लास में मैं जाऊंगा। चूँकि काफ़ी अरसा से मैंने कोई माकूल या प्रॉपर खाना नहीं खाया था और मैं नहाया भी नहीं था और मैंने कपड़ा भी तब्दील नहीं किया था, इसलिए मैं बहुत अच्छा इम्प्रेशन यानी तासुर नहीं दे पाया उस हेड टीचर को, हेड उस्ताद को। कुछ वक्त के लिए ना ही उस्ताद ने मुझे दाखिला देने के लिए इनकार किया और ना ही मेरे हक़ में उसने कोई फ़ैसला किया और मैं इंतज़ार करता गया इसके जवाब का। लिंगर यानी इंतज़ार करना। कुछ घंटे गुज़रे तो हेड टीचर ने मुझसे कहा, कहती हैं कि बराबर में जो तिलावत वाला कमरा है उसमें झाड़ू लगाने की ज़रूरत है। ब्रूम यानी झाड़ू ले लो और इसमें झाड़ू दो। और मैंने 3 मरतबा तिलावत वाले कमरे को झाड़ू दिया और मुझे साफ़ करने वाला कपड़ा मिला और 4 मरतबा मैंने उस से डस्टिंग यानी साफ़ सुथराई की। दीवारों के साथ जो भी लकड़ी थी, हर बेंच को, मेज़ को, डेस्क को मैंने 4 मरतबा साफ़ किया। इसके अलावा फ़र्नीचर के हर एक टुकड़े को उसे मैंने हिलाया था और हर एक कोने पर मैंने पूरी तरह से इस कमरे को साफ़ कर दिया था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा मुस्तकबिल इन्हिसार करता है इस तासुर पर जो मैं बनाऊंगा इस उस्ताद पर। इस कमरे को साफ़ करके जब मैंने काम ख़त्म किया तो मैं उस उस्ताद से जाकर मिला। वो एक यंकी यानी गोरी खातून थी जो जानती थी कि गंदगी को कहाँ पर ढूंढना है। वो कमरे में गई और फ़र्श को और हर एक कोने का मुआयना किया और फिर उसने अपना रुमाल निकाला और लकड़ी की चीज़ों पर उसे रगड़ा। जब वो नाकाम हो गई ढूंढने में धूल या मिट्टी को तो उसने दबे अल्फाज में मुझसे कहा, मुझे लगता है कि तुम इस इदारे में दाखिल हो सकते हो। और मुझे लगा कि मैं दुनिया के खुशहाल तरीन लोगों में से एक हूँ। इस रूम की सफाई करना मेरे कॉलेज में दाखिल होने का इम्तिहान था। मैंने इसके बाद ज़िंदगी में कई इम्तहानात पास किए, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो बेहतरीन इम्तिहान था जो मैंने पास किया था। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि एजुकेशन के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। बाज़ लोगों को हमें खीर की थाली में परोस कर बिल्कुल चीज़ें मिल जाती हैं तो हम उसकी कदर ही नहीं करते हैं। हमें एजुकेशन करने आज मिल रहा है, माँ बाप हमें बोल रहे नहीं है कि काम करो, ये करो, वो करो, बस पढ़ना है, लेकिन उसमें भी हम लोग नाकाम हैं, हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। तो एजुकेशन की भी बहुत अहमियत है, आपको इसकी अहमियत को समझना चाहिए। जैसे बुकर टी वॉशिंगटन ने इसकी अहमियत को सही से समझा और इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया, जद्दोजहद की, तो उसे ज़रूर वो कामयाबी मिली। उसके बाद देखा कि वो एडवाइज़र भी था, तो मतलब बहुत आगे तक गया वो। उसका एक छोटा सा पार्ट था, उसका बचपन का एक पार्ट है ये जो वो अपने ऑटोबायोग्राफी आप बीती में बता रहा है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।